नमस्कार मित्र। आजम खान को मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया और जब आजम खान को 1 साल और 11 महीने 4 दिन के बाद जेल से जमानत मिली तो आजम खान अखिलेश यादव से बहुत नाराज है। तो क्या वह बसपा में जाएंगे? बसपा में जाएंगे तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? और जब बीजेपी को फायदा होगा तो क्या सपा का भयंकर नुकसान होगा? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आजम खान का इतिहास और बसपा में जाने की संभावना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं आजम खान और आजम खान रामपुर के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, 10 बार के विधायक और पूर्व मंत्री रहे। लेकिन 2017 में जब भाजपा सरकार आई तो आजम खान की जिंदगी में तूफान मच गया और अचानक उनके खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई। भूमि कब्जा, घृणा भाषण, जालसाजी और कुल 104 मामले दर्ज हो गए, जिसमें कि 80 मामले 2017 के बाद और 6 मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम को बनाने के लिए उपयोग किया गया था, जिसमें दस्तावेजों की हेराफेरी की गई थी। इनमें उन्हें 10 साल की सजा मिली है। दूसरा मामला धोखाधड़ी जालसाजी, जिसमें कि क्वालिटी बार पर कब्जा और शत्रु संपत्ति मामले में 7 साल की सजा दी गई है। अगर आजम साहब के आपराधिक इतिहास पर नजर डाला जाए तो 104 मामले उन पर दर्ज हैं, जिसमें कि रामपुर में 93 जो कि जमीन के केसेस हैं वह, और 11 जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग केसेस है 59 है, और सेशन कोर्ट में पेंडिंग जो है वो 19 है। अन्य जिलों में जो केस पेंडिंग है वो 3 है। 12 ऐसे मुकदमे हैं जिन पर फैसला आ गया है। क्रिमिनल केस और जेल तो नेतागिरी के गहने होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आजम खान सपा में रहेंगे या बसपा में जाएंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। मैं एक छोटा सा विश्लेषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब आजम खान जेल में थे तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की मुलाकात मायावती से दिल्ली में हुई थी। अगले 9 अक्टूबर 2025 को बसपा एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है और इस रैली की तैयारी में मायावती खुद लगी हुई है और बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रही है। क्या इस रैली में आजम खान को बसपा में शामिल किया जाएगा? अगर आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो शायद बसपा का पुनर्जन्म हो जाएगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में 43.52% का वोट हासिल किया था, जिससे बसपा के जो वोट परसेंटेज था वह 10% नीचे चला गया था। और यह 10% कौन लोग थे? मुस्लिम लोग थे। मुसलमानों का विश्वास बसपा से कम हुआ था और इस विश्वास को मजबूत करने के लिए आजम खान बसपा में आ सकते हैं। अगर बसपा में आजम खान आते हैं तो पश्चिमी यूपी में, जिसमें कि बसपा के मुसलमानों को साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 2000 के दशक में बसपा का यह सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल करके वह अपनी खोई हुई साख को वापस ला सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आजम खान की रिहाई में भाजपा का हाथ है और वह बसपा में आजम खान को शामिल करा के सपा का जो नारा है पीडीए का उसको कमजोर कर सकते हैं? आजम खान का बसपा में शामिल होने का सबसे मजबूत आधार यह बनता है कि जब रिहाई हुई तो उन्हें बसपा में शामिल होने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, मुझे लेने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं आएगा, मैं छोटा नेता हूँ और छोटा ही रहूंगा। उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव को निशाना बनाया, क्योंकि लखनऊ से रामपुर की दूरी मात्र 88 किलोमीटर दूर है और वह लेने नहीं आए। जबकि अखिलेश यादव का सबसे मजबूत बेस मुस्लिम और यादव है। अगर मुस्लिम वोट उनसे छिटक जाता है तो शायद ही वो 2027 का चुनाव जीत पाएंगे और मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अखिलेश यादव भी कमजोर राजनीतिज्ञ नहीं है, गजब के नेता हैं। उन्होंने आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद बोला कि जब उनकी सरकार आएगी तो वह सारे मामले वापस ले लेंगे, जो कि वह फर्जी है। नेता हैं, नेताओं का वादे हैं, लेकिन वादों के अलावा उन्होंने क्या किया? आजम खान की रिहाई के लिए अखिलेश यादव फ्रंट पे आकर तो नहीं खेला, बल्कि बैकडोर से उन्होंने सहायता की। सपा सरकार में महाधिवक्ता रहे इमरान इल्लाह के जरिए उन्होंने हाई कोर्ट में उनकी मदद की। इमरान को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है और हाई कोर्ट से अधिकतर जमानत इमरान ने ही आजम खान की पैरवी कर रहे थे और उनकी अधिकतर जमानत भी हाई कोर्ट से हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के साथ जुबेर अहमद खान ने भी आजम खान के वकील के रूप में काम किया। हर बार ट्रायल कोर्ट से इनकार के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वकीलों ने तर्क दिया कि केस में देरी हुई सबूत बहुत ही कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य के फैसले में हवाला दिया, जिसमें कहा कि आपराधिक इतिहास केवल जमानत नहीं रोक सकता है। इसके अलावा सपा के संस्थापक सदस्यों में भी आजम खान का नाम रहा है। उन्होंने मुलायम सिंह के साथ में मिलकर सपा की स्थापना की थी और सपा का मजबूत स्तंभ रहे थे। बसपा में वह कभी भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर बोलने की आजादी नहीं है।
बोलेंगी तो केवल वहां पर बहन मायावती, उनके अलावा कोई नहीं बोल सकता है। और आजम खान को हर बात में बोलने की आदत है। सितंबर महीने में 4 बड़े मामलों में आजम खान को जमानत मिलना महज इत्तेफाक नहीं है। क्या यह भाजपा का कोई गणित तो नहीं है? क्योंकि भाजपा पीडीए का तोड़ निकालना चाहती है और उसका तोड़ उनको आजम खान में दिख रहा है। वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान बसपा में शामिल हो जाए। अब आजम खान को देखना होगा कि वो बसपा में जाते हैं कि अपनी पुरानी पार्टी सपा में रहते हैं। इसके अलावा उनके ऊपर चंद्रशेखर आजाद रावण और असदुद्दीन ओवैसी भी डोरे डाल रहे हैं। क्या उनके जाल में आजम खान फंस जाएंगे? यह तो देखने वाले वक्त की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब 2009 में उनको पार्टी से निकाला गया तब भी वह नहीं भागे। और आजम खान कोई भी अपना बड़ा फैसला अपनी मसावर्ती काउंसिल के आधार पर लेते हैं। और इस काउंसिल में कुल 22 सदस्य हैं, जो कि पूरे देश के हर फील्ड के लोग हैं। आजम खान किधर जाएंगे, किधर पार्टी मारेंगे, यह तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या आजम खान इतने बड़े नेता हैं कि वह उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल सकते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिन्होंने मुसलमानों की जिंदगी को बदल दिया है? जो मुसलमान गरीबों की जिंदगी जीता था वह अब भी जी रहा है। फिर भी आजम खान उनके सबसे बड़े नेता हैं। आजम खान सपा सरकार में कई बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे। 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और श्रम, रोजगार, मुस्लिम वक्फ और हज जैसे विभागों को संभाला। 1993 में एक बार फिर वह राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। जबकि 2003 से लेकर 2007 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में संसदीय मामलों और राज्य, शहरी विकास, जलपूर्ति, शहरी रोजगार व गरीबी उन्मूलन विभागों का कामकाज देखा। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान नगर विकास समिति और कई महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री बने रहे। इतनी बार मंत्री रहते हुए भी उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जो मुसलमानों के लिए आंदोलन हो गया है, मुसलमानों की स्थिति सुधर गई हो? और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े नेता पर इतने ज्यादा केसेस कब लगे? जब वह मंत्री पद पे थे। उन्होंने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था। उन्होंने जब अपने लिए यूनिवर्सिटी बनाई, और सबसे बड़े मजाक का कारण तो उनकी भैंस हो गई। जब उनकी भैंस विक्टोरिया गुम हो गई तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग को लगा दिया गया। पूरे भारत में इसकी मंत्री पे थू हो गई थी। आज जो इनका कुंबा है, सभी के ऊपर कोई न कोई केस है। 2022 के रामपुर विधानसभा चुनाव में आजम खान ने एफिडेविट में बताया कि उनके ऊपर 87 मुकदमे दर्ज हैं। जबकि स्वरा विधानसभा चुनाव से लड़े उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपनी एफिडेविट में बताया कि उनके ऊपर 43 मामले चल रहे हैं। जबकि आजम खान की पत्नी फातिमा के ऊपर 35 मामले दर्ज हैं। इस तरह से पूरे परिवार पर 165 मामले दर्ज हैं। क्या ऐसे लोग मुसलमानों का मसीहा बनेंगे? और बनने जिनके ऊपर की सैकड़ों केस दर्ज हैं। माना जाए कि सारे केसेज राजनीतिक नहीं हो सकते हैं। जमीन हड़पने का मामला हो, यहाँ तक कि इस परिवार पे बकरी चोरी, भैंस चोरी, मशीन चोरी, न जाने कितने मामले दर्ज हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश की राजनीति का। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मुसलमानों का है, जो ऐसे लोगों को अपना नेता मानते हैं। और मुसलमान केवल इसलिए मानते हैं अपना नेता क्योंकि वह उसके धर्म से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसे लोगों को हम अपना नेता मान सकते हैं? और कब तक मानेंगे ऐसे लोगों को अपना नेता? सारे कुकर्म ये लोग करें और उनको हम अपना नेता मान बैठे। कब हम अपनी सोच को बदलेंगे? कब हम अपनी सोच को ऐसा करेंगे जो धर्म से ऊपर हो, जो जाति से ऊपर है, जिसके लिए संविधान बना है, जिसके लिए लोकतंत्र बना हुआ है? वह सोच हम लोग कब पैदा करेंगे? लोकतंत्र हमारे लिए बना हुआ है, हमने लोकतंत्र को बनाया हुआ है और हमें लोकतंत्र चलाना है। बाकी उन परिवारों को नहीं चलाना है जिनके ऊपर की अपराध का लंबा इतिहास लिखा गया है। आप लोग किसे फॉलो करेंगे? आप सोचें। क्या ऐसे लोगों को चुना जा सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।